जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी तमाम अहम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमेशा की तरह खबरों की शुरुआत असम राइफल की खबर के साथ करूंगा। मणिपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई, कुछ ऐसे वीडियो आए जो ये दावा कर रहे हैं कि असम राइफल के रास्ते में महिलाएं रुकावट बनकर खड़ी हो रही हैं। असम राइफल किसी ऑपरेशन के लिए निकलती है, रास्ते में महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, उनको रोक दिया जाता है। इसका वीडियो वायरल किया जा रहा है। मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। अखरूल का यह वीडियो बताया जा रहा है और 25 तारीख का 25 फरवरी का यह वीडियो बताया जा रहा है। कमेंट्स करके आप जरूर बताएं कि क्या वाकई में मणिपुर में ऐसे हालात हैं कि असम राइफल्स ऑपरेशन के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में महिलाएं उनकी घेराबंदी कर देती हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। आप ग्राउंड जीरो पे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और साथ ही में क्या वाकई में असम राइफल के जवानों के आइडेंटिटी कार्ड जो हैं वो स्थानीय लोग चेक कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें गाड़ियों से उतरने दिया जा रहा है। इन दावों में कितना दम है, कमेंट्स करके आप अपनी राय दीजिए। आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता, और मैं कह रहा हूं कि नहीं पता कि क्या वाकई में ये वीडियो अभी के हैं या ये वीडियो पुराने हैं, और क्या वाकई में ऐसे हालात हैं कि लोकल की परमिशन हमें लेनी पड़ रही है किसी भी ऑपरेशंस में जाने के लिए, लोकल सिविलियन की। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात असम राइफल की, लेकिन जगह अरुणाचल प्रदेश। असम राइफल ने अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में स्थानीय युवाओं के साथ मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया। पूर्वोत्तर में सामुदायिक संपर्क यानी कि लोगों के मजबूत करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत असम राइफल की जयरामपुर बटालियन ने 23 फरवरी 2026 को अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग के स्थानीय युवाओं के साथ एक मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया। इस मैच को आप देखिए, ये तस्वीरें भी उसकी सामने आई हैं। बात ये नहीं कौन जीता कौन हारा, बात यह है कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ना है। ये कला सबसे अच्छी तरह अगर किसी को आती है इंडियन आर्मी और सीएपीएफ में, तो यकीनन मानिए असम राइफल को आती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको खबरें दिखाई कि नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों की हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है, लेकिन अब भारतीय सेना के एक कैप्टन की, जिनकी उम्र महज 22 वर्ष थी, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। सोचिए आप कि ऐसा क्या हो रहा है। मैं पहले भी इस सवाल को उठा चुका हूं कि क्या ऐसा हो रहा है जिस कारण हार्ट अटैक से हमारे जवानों की जानें जा रही हैं। फिटनेस पे सवाल नहीं उठता, क्योंकि सुबह पीटी करते हैं और शाम को स्पोर्ट्स भी होता है, लेकिन उसके बाद भी हार्ट अटैक आना। 23 फरवरी को जो जानकारी हमें मिल पाई, भारतीय सेना में 22 वर्षीय कैप्टन अमन सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर साथी जवान उन्हें कंधे पर डालकर हेलीपैड तक लेकर गए। हेलीकॉप्टर से बारामूला से श्रीनगर उनको ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। कैप्टन अमन यूपी में जिला कुशीनगर के रहने वाले थे। 23 फरवरी को उनका निधन हो गया, और ये चौंकाने वाली बात है।
एक इंडियन आर्मी के कैप्टन, इससे पहले हमने देखा कि 34-35 साल के हमारे कोई नायक, कोई सिपाही, उनकी मौत हो जा रही है हार्ट अटैक से, और ये बहुत चिंता का कंसर्न है। क्या खान पीन में सुधार की जरूरत है, इस पे ध्यान देना होगा। लिक्विड की कंजप्शंस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीज़ों से भी शायद दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। हमारे इंडियन आर्मी के डॉक्टर बहुत प्रोफेशनल हैं और वो आई होप कि इसकी गहन जांच हो रही होगी कि क्या कारण है कि यंग ब्लड उसको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, फिजिकल फिट उसको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को संदेश और संकेत साफ दे दिए हैं कि अगर इस बार हमसे टकराए तो चूर चूर हो जाओगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इस बार जमीन पर भी कब्जा किया जा सकता है। और इसी के साथ पठानकोट में, जहां पर एक बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है, वहां पर इंडियन आर्मी ने अपनी ड्रोन पावर और फायर पावर की नुमाइश भी की है। पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। 2 कोर के जेओसी और सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहले ऑपरेशन के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान को सिर्फ एक छोटा सा नमूना दिया था। महज 4 दिन के भीतर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। लेकिन इस बार ऑपरेशन बड़ा होगा और पाकिस्तान की जमीन पर भी कब्जा किया जा सकता है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार सर ने भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान के परमाणु धमकी से हम दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ऑपरेशन 2.0 हुआ तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। हमारे दोनों अधिकारियों ने क्या कुछ कहा और क्या संदेश पाकिस्तान को दे दिया है, सुनिए आप। चलिए। ओके, सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की। और सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करवा दो। तो ये था, हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहां भी उसको हम चोट पहुंचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज फायर हासिल कर लें। How strong will be a response for 2.0 in case there is any misadventure? That was the second part of the question. The response will be stronger than what we have done in Op Sindoor. How much we respond, till what level we go, it all depends on the situation prevailing on that particular day, on that particular time. But we are very sure that we have to respond harsher than what we have done last time. इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे और किस तरह से उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। और ये बहुत ही छोटा उदाहरण था। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। सिंदूर 2 जारी है और मैं जारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सीडीएस साहब, हमारे चीफ साहब, इन सब ने मेरे ख्याल से ये विख्यात है सब आपके बीच कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत भारी है, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के सर्विंग सोल्जर, रिटायर्ड सोल्जर्स कोई भी हैं,
उनके साथ मारपीट का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक नई खबर, एक न्यू अपडेट सिकंदराबाद से, जहां पर एक सेवानिवृत्त फौजी के साथ महिला ग्राम प्रधान के बेटे ने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की। इस घटना का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। पीड़ित फौजी राजेंद्र सिंह के पुत्र रवि ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि बुधवार को गांव स्थित पानी की टंकी के पास प्रधान के पुत्र और दूसरे पक्ष के इंद्रजीत आदि लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। उनके पिता राजेंद्र सिंह, जो कि सेना से रिटायर्ड हैं, वृद्ध हैं, दोनों पक्षों का बीच बचाव करने लगे। इसी दौरान प्रधान के बेटे ने पुलिस की मौजूदगी में उनके पिता के साथ मारपीट की और गोली मारने की धमकी दी। रवि ने बताया कि उनके पास घटना का वीडियो उपलब्ध है। दूसरी ओर प्रसारित वीडियो में प्रधान पुत्र पीड़ित पर लगातार थप्पड़ मारता दिखाई पड़ा, जबकि दो पुलिसकर्मी बीच बचाव करते नजर आए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई तो मुझे लगा कि वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं। आप सभी को पता है कि इस साल जुलाई में पहला जो अग्निवीरों का बैच है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बात पहले बैच की नहीं है, बात हटकर है, क्योंकि अग्निवीर का जो फैसला है वो इंडियन आर्मी का फैसला नहीं है, वो मोदी गवर्नमेंट का फैसला था। और मोदी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी और बीजेपी यानी कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो उनका ये फैसला था, बीजेपी का ये फैसला था। और बीजेपी की मदर विंग आरएसएस है और आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत। उन्होंने अग्निवीर को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। वो बात क्या है पहले आप वो जान लीजिए, उसके बाद जो है फिर मैं आगे बढ़ूंगा, डिटेल से इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। मोहन भागवत आरएसएस चीफ उत्तराखंड के दौरे पे थे और उन्होंने वहां पर उत्तराखंड में कुछ पूर्व सैनिक उनसे मिले और अग्निवीर स्कीम को लेकर उन्होंने सवाल किया। तो मोहन भागवत कहते हैं कि अग्निवीर योजना एक प्रयोग है, लेकिन बड़ा सवाल कि प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या इंडियन आर्मी ही मोदी गवर्नमेंट को मिली थी? सीएपीएफ में आप प्रयोग करते, सीएपीएफ में सफल हो जाता, फिर इंडियन आर्मी में लेकर आते। फिर वो आगे कहते हैं, उन्होंने बताया कि अनुभव के आधार पर इसमें सुधार और परिमार्जन की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने उत्कृष्ट लीडरशिप और सैन्य तैयारी को अनिवार्य बताया। तो उनका कहना है मोहन भागवत का कि अनुभव के आधार पर अग्निवीर स्कीम में सुधार होंगे, कुछ बदलाव होंगे और इसकी संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और यही हम भी कह रहे हैं कि इस स्कीम में सुधारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले सुधार तो यह है कि 25 की जगह आप 75% सैनिकों को, अग्निवीरों को परमानेंट करिए। जो अग्निवीर भाई हमारे जिन्हें छुट्टी महज 30 दिन की मिलती है, उस छुट्टी में आप बढ़ोतरी करिए, कम से कम 60 दिन की छुट्टी करिए। वेतन जो आप 21-22 हजार दे रहे हैं, जो कि एक मजदूर से भी कम है, उस वेतन को कम से कम 40 हजार के आसपास ले जाइए पहले साल में। तो ये बदलाव बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने ये बदलाव जुलाई 2026 से पहले नहीं किए, पहला दूसरा बैच आउट हो गया, उसके बाद आप बदलाव करते हैं, तो ये जो अग्निवीर बाहर आएंगे इनके साथ तो अन्याय होगा। मसलन कि आप अगर कहते हैं 2028 में जाकर कि अब 2029 में इलेक्शन है, तो हम एक काम करते हैं, अग्निवीर को 75% परमानेंट कर देते हैं। तो फिर जो अग्निवीर 2026, 27, 28 में आउट होंगे, उन अग्निवीरों का क्या होगा? वो तो कोर्ट में जाएंगे, उनके साथ तो सरासर अन्याय होगा। बहुत बदलाव करने की जरूरत है, बहुत चेंज करने की अग्निपथ स्कीम में जरूरत है। और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी ये कह दिया है, वो इशारों में ही बातें करते हैं। उनका कहना है, यानी कि बीजेपी को एक बड़ा मैसेज दे दिया गया है कि आप अग्निवीर स्कीम में चेंज करिए और 4 साल इनफ टाइम है, 4 साल का टाइम इनफ होता है ये देखने के लिए कि किसी भी स्कीम में क्या चेंज जरूरी हैं।
चेंज, 2-3 चेंज तो जो सीधे तौर पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं और जिसपे हम लगातार बात करते आए हैं। पहला चेंज, 75% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए, 25% अग्निवीर जो बाहर आएंगे उन्हें सीएपीएफ में एडजस्ट किया जाए। जो युवा अग्निवीर नहीं बनना चाहता वो लौटकर अब फिर इंडियन आर्मी की तरफ आ सकता है। दूसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है, अग्निवीर भाइयों को जो छुट्टी 30 दिन मिल रही है उस छुट्टी को कम से कम 60 दिन किया जाए। 30 दिन एनुअल लीव, 30 दिन कैजुअल लीव, या फिर 50 दिन तो बनती ही है कि 30 दिन आप एनुअल लीव दीजिए, 20 दिन आप कैजुअल लीव दीजिए। ये एक सुझाव। दूसरा, तीसरा सुझाव जो बहुत जरूरी है कि सैलरी जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए, अग्निवीरों को भी एमएसपी दी जाए। अगर एक जवान को आप 5000 एमएसपी दे रहे हैं तो अग्निवीरों को भी 5000 एमएसपी दी जाए, ये जरूरी है। और एमएसपी जवान जेसीओ अफसर की इक्वल की जाए। एक मापदंड किया जाए कि 15000 एमएसपी भारतीय इंडियन आर्मी सोल्जर्स को मिलेगी, उसमें अफसर जेसीओ जवान सभी शामिल हैं और अग्निवीर भी शामिल हों। वो एक पॉइंट है। और जो ट्रेनिंग है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि मोदी सरकार को सोचना होगा। मोहन भागवत यूं ही कुछ नहीं बोलते। मोहन भागवत जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मैसेज होता है, क्योंकि यही आरएसएस है जहां से बीजेपी निकल कर आई है। और ये माना जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस का जो कैडर है वो अहम भूमिका निभाता है। और मुझे भी कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि आप आरएसएस में आ जाइए, आप हमारे साथ जुड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरू की विचारधारा वाला इंसान हूं और मैं सर्वधर्म स्थल में पूजा करने वाला इंसान हूं। तो कहा कि आप सेकुलर हैं। चलिए, वो अपनी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन जो अग्निवीरों को लेकर दोस्तों ये बात है कि मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है और मोदी सरकार को साफ कहा है कि गुंजाइश है, बदलाव की गुंजाइश है इसके अंदर, इसमें चेंज की गुंजाइश है, सुधार किया जा सकता है अनुभव के आधार पर। तो 4 साल का वक्त काफी होता है अनुभव लेने के लिए कि किस स्कीम में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो मुझे लगता है कि वो वक्त पूरा हो चुका है और अब मोदी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। कमेंट्स करके आप राय दीजिए कि क्या क्या चेंजेस अग्निवीर स्कीम में आने चाहिए। कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। जब से मेरे चैनल को बंद कराया तो उसके बाद जब मैं लौट कर आया हूं व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। जय हिंद। सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सवाल सर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि 5 से 6 महीने का वक्त बचा है और हमारा अग्निवीरों का पहला बैच बाहर आ जाएगा। सीएपीएफ में खासकर बीएसएफ की बात करें या सीआईएसएफ की बात करें, यहां पर सरकार ने कह दिया कि 50% जो है अग्निवीर रखे जाएंगे। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आ रही है कि पंजाब से युवा जो है वो इंडियन आर्मी में नहीं आ रहा है, सिख युवा नहीं आ रहा, अच्छे सोल्जर जो है नहीं मिल रहे हैं। जब से अग्निवीर स्कीम आई है उसके बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस पंजाब में और हरियाणा के जो जाट है, अच्छे जाट हैं, वो भी अब साइड हो रहे हैं। ये जो मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है अग्निवीर स्कीम का, चाहे पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या फ्यूचर आगे अग्निवीरों का सर आप देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, जिस मकसद से फौज ने ये अग्निवीर या आर्म फोर्सेज में अग्निवीर किए थे, वो मकसद ये था कि जो एवरेज एज है एक जवान की, गलवान के बाद ये देखा गया था कि जो वहां पे चाइना के साथ जो हाथापाई हुई थी उसमें हमारे जवान जो लड़ रहे थे वो 30 साल से ऊपर वाले थे। तो उस समय ये फैसला किया गया कि जो है यंग लोग रखे जाए, वो आए चले जाए और यंग जो है हमारा यंग ब्लड होना चाहिए फौज के अंदर। और दूसरा जो मेजर कारण था वो ये था कि जो है पेंशन का बिल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि पेंशन कम हो
जिससे जो वो बचा हुआ पैसा जो वो मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल किया जाए। तो इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, पहली बात तो हमारे यहाँ बेरोजगारी है। उसके बावजूद अगर कोई चाहता है, क्योंकि हर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में आप देखिए ज्यादातर जो नॉर्थ की स्टेट्स है उसमें ज्यादातर लोग फौज में जाना पसंद करते हैं। उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि देश की सेवा करना वो भावना है। हर घर से कोई ना कोई फौज में है, तो वो देखता है मेरा भाई है, मेरा बाप था, तो वो भी चाहता है वो भी फौज में जाए। दैट इज वन रीजन। वो एक उसका मोटिवेशन है, और मेरे को लगता है इससे बड़ा मोटिवेशन किसी के लिए हो नहीं सकता। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे देश में लोगों के अंदर ये जज्बा है। अगर बाप का एक बेटा लड़ाई में मारा जाता है तो वो दूसरे लड़के बेटों को भी भेजने के लिए तैयार रहता है। ये नहीं कि जी मेरा एक बेटा मर गया तो अब मैं फौज में किसी को नहीं भेजूंगा, वो नहीं है। लेकिन अब इसके बावजूद जब इसका इतना जज्बा है, इतना मोराल है, तो मेरा मानना ये है कि फौज को ये जो अग्निवीर लेके आए हैं, इसको जो है नहीं लाना चाहिए था। जो फौजी फौज में आए थे उनका मोटिवेशन, मनोबल इतना ऊपर था जब वो आए थे। अगर वो फौज में रहे तो उससे जो है यूनिटों का और बाकी जो फाइटिंग फॉर्मेशंस है उनका मनोबल ऊपर रहता है। जो फौज की नौकरी कर रहा है उसको भी पता है कि मैं अगले 15 साल तो कम से कम करूंगा ही। अगर मैं जवान से भी घर जाऊंगा तो 15-16 साल तो करके ही जाऊंगा, और अगर 4-5 साल और कर लेता हूं तो मेरे को पेंशन मिलेगी। जब मेरे को पेंशन मिलेगी तो मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, और जो भी एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटीज है वो सब मिलेगी। अब ये अग्निवीर के साथ जो आपने सारी फैसिलिटीज तो बंद कर दी है, तो उसके बाद वो आदमी के पास क्या मोटिवेशन रह गई है? और ये कहना कि सिर्फ देश के लिए जो है वो फौज में जाए, वो मोटिवेशन अकेले से काम नहीं चलेगा। वो जो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, जो बाहर से भी आपको कोई ना कोई लालच हो। ये नहीं कि अंदर के जज्बे से ही आदमी लड़ाई लड़ेगा। पेट भरने के लिए इसको खाना भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। राजेश जी जी, एक सवाल और, क्योंकि मेरी कुछ युवाओं से बातचीत हो रही थी जो इस वक्त भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि इंडियन आर्मी में जाने की तैयारियां हैं, क्या आपका इरादा है? कहा कि हम जून और जुलाई का वेट कर रहे हैं। अगर इंडियन आर्मी में कुछ चेंज होता है कि भाई 75% को वो परमानेंट करते हैं, तो हम सोचेंगे कि इंडियन आर्मी में जाएं, और अगर नहीं ऐसा होता है तो हम सीएपीएफ का रुख करेंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला अगर 4 साल बाद हमने लौट कर सीएपीएफ में ही जाना है तो क्यों ना हम डायरेक्ट सीएपीएफ में जाएं, ताकि हमें 4 साल की सीनियोरिटी भी मिलेगी। बोला वहां अग्निवीर बनकर आएंगे, फिर यहां पर सर्विस 0 होगी, वो जो हमारे साथ का होगा वो हमसे 4 साल सीनियर होगा। तो इसका मतलब जो आर्मी में क्रीम जाती थी वो अब सीएपीएफ का रुख करेगी सर आने वाले वक्त में। युवाओं की बात से तो यही लग रहा है। बिल्कुल। देखिए, अगर अग्निवीर आपने की 4 साल, उसके बाद सीएपीएफ में गए, तो आपकी सर्विस तो जब आप सीएपीएफ में जाएंगे तब से काउंट होनी शुरू होगी। अग्निवीर की तो काउंट नहीं होगी। अगर आप जो है अग्निवीर ना होते और आप अगर फौज में रहते, डायरेक्ट रहते, और आप पेंशनेबल एज तक पहुंच जाते तो ठीक है। अगर 4 साल भी बाद भी मुझे धक्के खाने हैं, सीएपीएफ में जाऊं, सीआरपीएफ में जाऊं, बीएसएफ में जाऊं, तो आज क्यों ना जाऊं? ठीक है। तो ये सबसे बड़ा तो मेरे को लगता है जो अग्निवीर की स्कीम जो थी, ये उस समय फौज ने इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पॉलिटिकल विल थी, इसके कुछ फायदे होंगे, लेकिन ओवर ए टाइम हमने देखा है इसका नुकसान ज्यादा है। फायदा सिर्फ मॉनेटरी गेन है, बाकी कोई गेन नहीं है गवर्नमेंट की। राजेश बिल्कुल सर, एक मेजर जनरल साहब के साथ मेरी बातचीत हो रही थी तो साहब ने यही कहा कि पॉलिटिकल अगर चाहते तो कम से कम हमारे जनरल साहब तो ना कर सकते थे, ऐतराज कर सकते थे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सिरोही सर, आप आए इस मुद्दे पे बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा, कहावत आपने सुनी होगी। ऊंट के मुंह में जीरा, तो कुछ वैसा ही भारत सरकार अग्निवीर के लिए ऐलान कर रही है। कभी सुबह होती है तो खबर आती है कि सीआईएसएफ में अग्निवीरों के लिए 20% कोटा रख दिया गया है। फिर खबर आती है कि सीएपीएफ में 50% कोटा अग्निवीरों के लिए रख दिया गया है। और अब खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि हम अग्निवीरों के लिए 20% कोटा रख रहे हैं।
और ये बड़ी अच्छी बात है, दिल्ली पुलिस में 20% अग्निवीर होंगे तो मेरे जैसे को कभी जरूरत पड़ेगी तो शायद अग्निवीर भाई मदद कर देंगे। चलिए, मजाक की बात है। लेकिन जब ये खबर आई, मैंने इस पूरे आर्टिकल को पढ़ा तो मन में मेरे सवाल आया कि दिल्ली पुलिस कितनी होती हैं? क्या हर साल भर्तियां होती हैं? हर 6 महीने के बाद भर्ती होती है? तो जो जानकारी मेरे पास आई कि हर साल दिल्ली पुलिस में भर्तियां नहीं हो पाती हैं, 2-3 साल में एक बार भर्ती होती है और मैक्सिमम 6 से 7 हजार जवानों की भर्ती होती है। 6 से 7 हजार जवानों की भर्ती होती है तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 20% कितना, ज्यादा से ज्यादा हजार भी बड़ी मुश्किल से, 1000 भी बड़ी मुश्किल से 500-600 अग्निवीरों को एडजस्ट करने की बात मैं यहां पर मान सकता हूं। लेकिन बाहर आएंगे कितने अग्निवीर? फिलहाल तो लगभग 30-35 हजार, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम 1.5 लाख लोग भर्ती करेंगे तो कम से कम 1 लाख अग्निवीर भर्ती आएंगे हर साल। उसे कहां पर आप एडजस्ट करेंगे? मैं तो नहीं समझ पाया हूं। आप समझाइए अगर आपके पास पूरा आइडिया है। लेकिन खबर क्या है, खबर आप तक पहुंचा देता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली सरकार ने गुड न्यूज दी है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अब दिल्ली पुलिस में आरक्षी के पद में 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली पुलिस नियुक्ति और भर्ती नियम 1980 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। चलिए, शुक्र है, अच्छी खबर है। इस नियम के तहत पूर्व अग्निवीरों को आयु में 3 वर्ष तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। पहले सत्र के अग्निवीरों को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष है, जबकि प्रथम वर्ष के अग्निवीरों को अब 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। वर्तमान में दिल्ली पुलिस में पुरुष आरक्षी के कुल 42,451 स्वीकृत पद हैं। आरक्षी की नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया से की जाती है। इसके लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। इस नई नीति के तहत बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीर दिल्ली पुलिस में आरक्षी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। मालूम हो कि आपको कि अग्निवीर योजना की शुरुआत 2022 में भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए की गई थी। नए नियम के जरिए सेना में 4 साल की सेवा देने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए कानून व्यवस्था के क्षेत्रों में रोजगार का अवसर सुनिश्चित करना है। पूर्व अग्निवीरों के पूर्व प्रशिक्षण और अनुभव का ध्यान में रखते हुए उन्हें समाज की सेवा करने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा, ये सरकार का दावा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ आप अग्निवीरों को बाहर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ जो है 1,80,000 सैनिक आपके कम हैं। इन सैनिकों की आप पूर्ति कैसे करेंगे, ये मेरी समझ से परे है। अब 2026 में 60,000 परमानेंट जवान रिटायर्ड होंगे और साथ ही में 35,000 के आसपास 30-35,000 अग्निवीर रिटायर्ड होंगे, लगभग 90,000। लेकिन आप भर्ती कितने करेंगे? आप परमानेंट करेंगे सिर्फ 15,000। तो कैसे ये पूर्ति होगी, समझ से परे है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि CISF ने कहा है कि हम 50% जो भर्तियां हैं वो अग्निवीरों की करेंगे। BSF 10%, असम राइफल 10%, CAPF में कहीं 10% है तो कहीं 20% है। उनकी बात चल रही है कि वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। अलग अलग स्टेट की पुलिस ने भी बात कही है कि अग्निवीरों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन भर्तियां कितनी होती हैं, कब होती हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। और क्या अग्निवीर उस भर्ती का इंतजार करता रहेगा? इन पिछले अगर 6 महीने 1 साल में अग्निवीर को कुछ हो जाता है फिर क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाला वक्त देगा, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई से पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बार सोचें, विचार विमर्श करें, कम से कम थोड़ा सा चेंज, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं, सिर्फ इतना ही कि 75% अग्निवीर जो हैं उन्हें परमानेंट कर दिया जाए तो शायद जो ये शंकाएं हैं मन में वो दूर हो जाएंगी। 25% अग्निवीर भाई जो बाहर आएंगे वो CAPF में बड़े आराम से एडजस्ट भी हो जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। कमेंट्स करके आप अपनी राय दीजिए। क्या वाकई में ये ऊंट के मुंह में जीरा है?
कमेंट्स करके और जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर। सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल बिल्कुल। सवाल सर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि 5 से 6 महीने का वक्त बचा है और हमारा अग्निवीरों का पहला बैच बाहर आ जाएगा। सीएपीएफ में खासकर बीएसएफ की बात करें या सीआईएसएफ की बात करें, यहां पर सरकार ने कह दिया कि 50% जो है अग्निवीर रखे जाएंगे। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आ रही है कि पंजाब से युवा जो है वो इंडियन आर्मी में नहीं आ रहा है, सिख युवा नहीं आ रहा, अच्छे सोल्जर जो है नहीं मिल रहे हैं। जब से अग्निवीर स्कीम आई है उसके बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस पंजाब में और हरियाणा के जो जाट हैं, अच्छे जाट हैं, वो भी अब साइड हो रहे हैं। ये जो मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है अग्निवीर स्कीम का, चाहे पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या फ्यूचर आगे अग्निवीरों का सर आप देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, जिस मकसद से फौज ने ये अग्निवीर या आर्म फोर्सेस में अग्निवीर किए थे, वो मकसद ये था कि जो एवरेज एज है एक जवान की, गलवान के बाद ये देखा गया था कि जो वहां पे चाइना के साथ जो हाथापाई हुई थी उसमें हमारे जवान जो लड़ रहे थे वो 30 साल से ऊपर वाले थे। तो उस समय ये फैसला किया गया कि जो है यंग लोग रखे जाए, वो आए चले जाए, और यंग जो है हमारा यंग ब्लड होना चाहिए फौज के अंदर। और दूसरा जो मेजर कारण था वो ये था कि जो है पेंशन का बिल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि पेंशन कम हो, जिससे जो वो बचा हुआ पैसा जो वो मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल किया जाए। तो इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, पहली बात तो हमारे यहाँ बेरोजगारी है। उसके बावजूद अगर कोई चाहता है, क्योंकि हर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में आप देखिए ज्यादातर जो नॉर्थ की स्टेट्स है उसमें ज्यादातर लोग फौज में जाना पसंद करते हैं। उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि देश की सेवा करना वो भावना है। हर घर से कोई ना कोई फौज में है तो वो देखता है मेरा भाई है, मेरा बाप था, तो वो भी चाहता है वो भी फौज में जाए। दैट इज वन रीजन। वो एक उसका मोटिवेशन है, और मेरे को लगता है इससे बड़ा मोटिवेशन किसी के लिए हो नहीं सकता। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे देश में लोगों के अंदर ये जज्बा है। अगर बाप का एक बेटा लड़ाई में मारा जाता है तो वो दूसरे लड़के बेटों को भी भेजने के लिए तैयार रहता है। ये नहीं कि जी मेरा एक बेटा मर गया तो अब मैं फौज में किसी को नहीं भेजूंगा, वो नहीं है। लेकिन अब इसके बावजूद जब इसका इतना जज्बा है, इतना मोराल है, तो मेरा मानना ये है कि फौज को ये जो अग्निवीर लेके आए हैं, इसको जो है नहीं लाना चाहिए था। जो फौजी फौज में आए थे उनका मोटिवेशन, मनोबल इतना ऊपर था जब वो आए थे। अगर वो फौज में रहे तो उससे जो है यूनिटों का और बाकी जो फाइटिंग फॉर्मेशंस है उनका मनोबल ऊपर रहता है। जो फौज की नौकरी कर रहा है उसको भी पता है कि मैं अगले 15 साल तो कम से कम करूंगा ही। अगर मैं जवान से भी घर जाऊंगा तो 15-16 साल तो करके ही जाऊंगा, और अगर 4-5 साल और कर लेता हूं तो मेरे को पेंशन मिलेगी। जब मेरे को पेंशन मिलेगी तो मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, और जो भी एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटीज है वो सब मिलेगी। अब ये अग्निवीर के साथ जो आपने सारी फैसिलिटीज तो बंद कर दी है, तो उसके बाद वो आदमी के पास क्या मोटिवेशन रह गई है? और ये कहना कि सिर्फ देश के लिए जो है वो फौज में जाए, वो मोटिवेशन अकेले से काम नहीं चलेगा। वो जो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, जो बाहर से भी आपको कोई ना कोई लालच हो। ये नहीं कि अंदर के जज्बे से ही आदमी लड़ाई लड़ेगा। पेट भरने के लिए उसको खाना भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। राजेश जी एक सवाल और, क्योंकि मेरी कुछ युवाओं से बातचीत हो रही थी जो इस वक्त भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि इंडियन आर्मी में जाने की तैयारियां हैं, क्या आपका इरादा है? कहा कि हम जून और जुलाई का वेट कर रहे हैं। अगर इंडियन आर्मी में कुछ चेंज होता है कि भाई 75% को वो परमानेंट करते हैं तो हम सोचेंगे कि इंडियन आर्मी में जाएं, और अगर नहीं ऐसा होता है तो हम सीएपीएफ का रुख करेंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला अगर 4 साल बाद हमने लौट कर सीएपीएफ में ही जाना है तो क्यों ना हम डायरेक्ट सीएपीएफ में जाएं, ताकि हमें 4 साल की सीनियोरिटी भी मिलेगी। बोला वहां अग्निवीर बनकर आएंगे, फिर यहां पर सर्विस 0 होगी, वो जो हमारे साथ का होगा वो हमसे 4 साल सीनियर होगा। तो इसका मतलब जो आर्मी में क्रीम जाती थी वो अब सीएपीएफ का रुख करेगी सर आने वाले वक्त में। युवाओं की बात से तो यही लग रहा है। बिल्कुल। देखिए
अगर अग्निवीर आपने की 4 साल, उसके बाद सीएपीएफ में गए, तो आपकी सर्विस तो जब आप सीएपीएफ में जाएंगे तब से काउंट होनी शुरू होगी, अग्निवीर की तो काउंट नहीं होगी। अगर आप जो है अग्निवीर ना होते और आप अगर फौज में रहते, डायरेक्ट रहते और आप पेंशनेबल एज तक पहुंच जाते तो ठीक है। अगर 4 साल भी बाद भी मुझे धक्के खाने हैं, सीएपीएफ में जाऊं, सीआरपीएफ में जाऊं, बीएसएफ में जाऊं, तो आज क्यों ना जाऊं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा तो मेरे को लगता है जो अग्निवीर की स्कीम जो थी, ये उस समय फौज ने इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पॉलिटिकल विल थी, इसके कुछ फायदे होंगे, लेकिन ओवर टाइम हमने देखा है इसका नुकसान ज्यादा है, फायदा सिर्फ मॉनेटरी गेन है, बाकी कोई गेन नहीं है गवर्नमेंट की। राजीव, बिल्कुल सर, एक मेजर जनरल साहब के साथ मेरी बातचीत हो रही थी तो साहब ने यही कहा कि पॉलिटिकल अगर चाहते तो कम से कम हमारे जनरल साहब तो ना कर सकते थे, ऐतराज कर सकते थे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सिरोही सर, आप आए इस मुद्दे पे बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर।